यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी बीएसएफ का एग्ज़ाम निकल गया है। बीएसएफ में 2 फेज़ में पेपर होता है, एक होता है फिजिकल, तो फिजिकल एग्ज़ाम है जो हो चुका है, अब रिटर्न होने वाला है। साथ ही साथ अपकमिंग टाइम में नवोदय वालों का भी एग्ज़ाम होने वाला है। नवोदय के लिए एनवीएस के लिए जिन भी फीमेल कैंडिडेट ने, क्योंकि एनवीएस में ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल मानी जाती हैं, तो उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उनका भी एग्ज़ाम आई थिंक डेट भी है जो कंसीडर हो गई है, मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बीएसएफ वालों का भी पेपर है, रेलवे वालों का इसी महीने में पेपर है। आज 1 अप्रैल हो गई है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास ओनली 27 डेज़ हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि 28 से 30 तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग जहाँ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ मेडिकल एंड नर्सेज आपकी तरफ से आप सभी के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरी तरफ से आप सभी के लिए पीडीएफ बुक्स सभी बम्पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं बुक्स का, जैसा मैंने आपको बताया था। ओनली रेलवे वालों के लिए तो ओनली प्रिंटिंग चार्ज बस लिया जा रहा है बुक का और डिलीवरी चार्ज, बाकी आप लोग पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। रेलवे की बुक है, जो भी लोग लेना चाहते हैं डायरेक्ट ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। सीएचओ वाले यदि तैयारी कर रहे हैं तो सीएचओ की बुक भी अभी आपको बम्पर डिस्काउंट में अवेलेबल कराई जा रही है, तो आप वो भी ले सकते हैं। एएनएम वाले भी बुक है जो ले सकते हैं, जिसको जिस भी बुक से पढ़ना हो आप लोग है जो बुक्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे देश की पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर सकता है। डिक्लाइन मतलब घटाने में हेल्प कर सकता है। हाई मॉर्बिडिटी रेट, लो फर्टिलिटी रेट, हाई बर्थ रेट या फिर लो डेथ रेट। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कोविड के टाइम से अभी जो पॉपुलेशन है, पहले हम भारत वाले 2nd नंबर पे आते थे बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, लेकिन जगह उतनी ही है बट जनता बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 140 करोड़ लोगों का देश है जो हमारा इंडिया हो चुका है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हमने जनता बढ़ाने के मामले में। तो यहाँ पर हाई पॉपुलेशन के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है क्या, फर्टिलिटी, क्योंकि इंडियन लोगों में फर्टिलिटी की क्षमता है अच्छी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ के। तो यहाँ पर यदि लो फर्टिलिटी रेट हो जाती है तो जो पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने में हेल्प करेगी। मॉर्बिड होने से तो देश की जो जीडीपी है वो भी प्रॉब्लम में जाएगी, ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं रहेगी। और यहाँ पर हाई बर्थ रेट होता है तो ये भी जनता बढ़ाने में हेल्प करेगा। लो डेथ रेट भी यहाँ पर रीज़न नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन रीज़न हो सकता है जनता को कम करने के लिए वो क्या होगा, लो फर्टिलिटी रेट। क्या होगा, लो फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिसीज सर्वेलेंस एफर्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल लेवल पर यदि कोई डिसीज़ फैलती है तो। यूनिसेफ, नासा, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, इन सभी के नाम आपने बहुत सुने हैं अलग अलग तरीके से। तो नासा है जो अमेरिका की क्या है, स्पेस एजेंसी है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर यहाँ पर यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर के लिए जाना जाता है, अलग अलग देश की अलग अलग जगहों के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा काम कौन करता है, काम सभी अच्छे करते हैं, बट एज़ पर ग्लोबल डिसीज़ के बारे में पूछा, हेल्थ के रिगार्डिंग पूछा है तो क्या होगा, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो सेकेंडरी सोर्स क्या है डेटा कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यू या फिर सेंसस डेटा। तो डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग सोर्स होते हैं। क्या है, डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग सोर्स है जो होते हैं। तो यहाँ पर होता है एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स होता है कि जो भी चीज़ें रिसेंट में हो रही हैं, जो आप यहाँ पर हमें भी कह सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी रीज़न होता है जो फाइल्स वगैरह हैं। फाइल का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी में आएगा कि जो न्यूज़पेपर में कुछ भी छपा है या फिर जो जर्नल्स हैं या फिर कुछ पब्लिश्ड हुई है रिपोर्ट वगैरह, वो हो जाएगा। तो डेटा 2 तरीके से कलेक्ट होगा। यदि प्राइमरी आपको पूछे, प्राइमरी में पहला होता है पर्सनल इंटरव्यू, इन्वेस्टिगेशन करना, लोकल और आसपास से पूछ के क्वेश्चनायर के थ्रू है जो पता करना। लेकिन सेकेंडरी की बात की जाए जब भी, सेकेंडरी में आपका एसआरएस डेटा हो सकता है यहाँ पर, या फिर
जो प्रीवियस पेपर वगैरह हो सकते हैं उनसे यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो सब किस में आएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी पर्पस ऑफ वाइटल स्टैटिक्स सर्वेलेंसेज। तो यहाँ पर वाइटल स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जन्म, मृत्यु, डेथ, यहाँ पर वही है ना, बर्थ, डेथ, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी, तो ये सब किस में आते हैं, वाइटल स्टैटिक्स में। तो यहाँ पर प्राइमरी मेन पर्पस क्या है वाइटल स्टैटिक्स सर्वेलेंस का, टू मॉनिटर डेमोग्राफिक इवेंट्स लाइक बर्थ, डेथ, टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिसीज आउटब्रेक्स, या फिर टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। वाइटल स्टैटिक्स जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पर जन्म, मृत्यु, फर्टिलिटी, कहाँ पर इन्फेंट जो डेथ हुई है ज़्यादा हुई, अंडर 5 क्या रहे हैं, तो ये सब वाइटल स्टैटिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर मेन वाइटल स्टैटिक्स का जो पर्पस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मॉनिटर द डेमोग्राफिक इवेंट, मतलब जहाँ पर जन्म और मृत्यु वाले इवेंट्स हैं उनको काउंट करना, तो ये किस में आएंगे, वाइटल स्टैटिक्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टू मॉनिटर द डेमोग्राफिक इवेंट्स जस्ट लाइक बर्थ और डेथ। भारत में हम बता दें कि जो जन्म और मृत्यु के लिए बर्थ और डेथ एक्ट आया था 1969 में, उसके अकॉर्डिंग है जो 21 दिनों के अंदर, कितने 21 डेज़ के अंदर है जो यहाँ पर जो डेथ है और बर्थ है दोनों चीज़ों को रजिस्टर करवाना होता है, यदि हम इंडिया की बात करें तो। द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ द चाइल्ड हु हैज़ हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे को निमोनिया होता है तो क्या है, यदि किसी बच्चे को निमोनिया होता है तो उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करेंगे, क्या करके करेंगे, रेस्ट से कहेंगे कि ट्राईसाइकिल राइडिंग करके आओ, न्यूट्रिशनल वैल्यू से, या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से, किस चीज़ से बच्चे को, निमोनिया वाले बच्चे को आप मैनेज करेंगे। पहली चीज़ निमोनिया में होता क्या है कि जो हमारे लंग्स हैं, क्या है, हमारे लंग्स हैं, उनके अंदर जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होकर एंट्री करती है तो वो पार्ट क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई, क्या है, ब्रोंकाई। उसके छोटे छोटे टिनी पार्ट्स होते हैं ब्रोंक्यूल, और जो छोटे छोटे एयर सैक होते हैं वो कहलाते हैं क्या, एल्व्यूलाई। अब उन एल्व्यूलाई जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो नॉर्मली हेल्दी हैं वो इस तरीके से रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जब यदि इन्हीं एल्व्यूलाई में म्यूकस और फ्लूइड है जो फिल्डअप हो जाए तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी ही होगी। निमोनिया में यही होता है, क्या होगा, जो एल्व्यूलाई है उनमें फ्लूइड का जो भर जाना हो। निमोनिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, मोस्टली बैक्टीरियल निमोनिया होता है। तो यहाँ पर बच्चे को आप ट्राईसाइकिल राइड करने के लिए नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और बच्चे के लंग्स उस कंडीशन में अभी है नहीं। ना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, रेस्ट। रेस्ट करने से होगा क्या कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बच्चे खेलते कूदते हैं, बच्चे क्या, इवन आप भी खेलेंगे कूदेंगे, ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है हमारे शरीर में। यदि आप रेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन की खपत कंपेयर टू खेलने कूदने से कम होगी। तो यहाँ पर रेस्ट करने से क्या होगा, मेटाबॉलिक नीड्स भी कम होंगी आपकी, ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम होगा, बच्चे को रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करने के लिए सलाह देंगे, रेस्ट करने की सलाह देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट एस स्टैंड फॉर। तो ये हेड असेसमेंट होता है एडोलेसेंट केयर के लिए, क्या है, हेड्स असेसमेंट। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है, सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर एडल्ट्स में जो एडोलेसेंट हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे किस में कंसीडर होते हैं, 10 to 19 ईयर्स, क्या है, 10 to 19 ईयर, इसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट। और किशोरावस्था, क्या कहते हैं, किशोरावस्था और एडोलेसेंट। इस दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि आप किसी एडोलेसेंट का क्या कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, तो उसमें एक हेड असेसमेंट इंक्लूड होता है जिसमें बच्चे का किस तरीके से क्या इन्वायरमेंट है वो आप पता कर सकते हैं। एच रिप्रेजेंट करेगा होम या फिर उसके आसपास का माहौल, ई रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्या पढ़ रहे हो, क्या काम करते हो, एक्टिविटीज़, ड्रग्स, आप ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, सेक्सुअलिटी, सुसाइड के थॉट कब आएंगे, जब डिप्रेशन में होंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें चेक की जाएंगी किसमें, हेड्स असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपको हो सकता है एग्ज़ाम में आपके लिए क्या हो,
जो हेड्स असेसमेंट टूल पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ये क्या है, एक साइको सोशल स्क्रीनिंग टूल होगा। जनरली बच्चों का किस तरीके से क्या बिहेवियर चल रहा है, किस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है, क्या सेंसिटिव टॉपिक्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें पता करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा हेड्स असेसमेंट। RMNCH plus A program was launched by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in RMNCH प्रोग्राम क्या है यहाँ पर, RMNCH जो प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर कब लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, 2013 में, 2015, 2000 या फिर 2012 में। तो यहाँ पर जो RMNCH प्लस ए स्ट्रेटजी है क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ एडोलसेंट है, यहाँ पर ये प्रोग्राम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा कब, 2013 में। यदि हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर हमारे रिसेंट के हेल्थ मिनिस्टर पूछे जाएं, यदि पर्टिकुलर स्टेट के पूछे जाएं तो वो अलग अलग हैं, लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पूछे जाएं तो कौन है, पहले कौन थे, मनसुख मांडविया। कौन थे, मनसुख मांडविया। बट नाउअडेज हम बात करें तो कौन है, श्री जगत प्रकाश नड्डा। क्या है, श्री जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर एक अब लॉन्च हुआ था 2013 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल एग्जाम में आपको आते ही आते हैं, प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, आपको इनके कंपोनेंट्स भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स पूछे जाएं, प्रिंसिपल पूछे जाएं, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। एलिमेंट्स टोटल 8 होते हैं, जो यहाँ पर मेनली प्रिंसिपल पूछे वो टोटल जनरली 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत 1978 में इसको लाया गया था। तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है केयर को लेके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, फोकस ऑन प्रिवेंशन भी होता है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए भी कहा जाता है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन भी होता है, मतलब यदि 2 डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं तो वो एनवायरमेंटल हाइजीन इसका प्रिंसिपल में कंसीडर नहीं हो गए। देखिए यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी जो लोग हैं वहाँ के उनको भी मौका देना है, जो हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं, गरीब है अमीर है आपको नहीं देखना, इक्वल है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं तो उनको करने देना, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो उनको भी अपनाना है, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ पे भी फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, एनवायरमेंटल हाइजीन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर कैम इनटू प्रैक्टिस। तो प्राइमरी हेल्थ केयर है जो कब आई थी प्रैक्टिस में, 1952 में, 1978, 1975 या फिर 1982। ये मैंने जस्ट आपको अभी बताया है जब प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात की। प्राइमरी हेल्थ केयर लाया गया था कब, 1978 में अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत इसको लाया गया था कब, 1978 में, 1978 में। ये देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या कहा जाता है, एसेंशियल हेल्थ केयर। क्या कहा जाता है, एसेंशियल हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पर इस केयर का मतलब क्या होता है कि जो साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल, जो लोग समाज में उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, सब लोग उस केयर को क्या कर सकें, एक्सेस ले सकें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। तो यहाँ पर इस तरीके की केयर क्या कहलाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर और एसेंशियल हेल्थ केयर। तो यदि बात करी जाए कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर कब स्टार्ट हुई थी, तो हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। है आपके टिप ऑफ टंग होना चाहिए, जैसे 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर फोकस में आया। फिर यहाँ पे बात की जा रही कि इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो इसके टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन में है हेल्थ एजुकेशन, MCH सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग और ऑल ऑफ दी फॉलोइंग। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH केयर है जो, इम्यूनाइजेशन में 0 to 2 ईयर तक के बच्चे रहेंगे और साथ ही साथ प्रेग्नेंट क्लाइंट्स होंगी, प्रिवेंशन होगा, एंडेमिक डिसीज़ को लेके ट्रीटमेंट होगा और जो ड्रग्स अवेलेबल हैं
वो होगा। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो कितने मेन एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग। 8 एलिमेंट्स के आपको नाम है जो याद रखना है, एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन केयर गिवन टू बेबी हु रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन। तो यहाँ पर यदि कोई बच्चा है, क्या है यहाँ पर, यदि कोई बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको केयर दी जा रही है, तो इनिशियल स्टेप क्या होगा रिससिटेशन में, रूटीन केयर, ऑब्जर्वेशन केयर, पोस्ट रिससिटेशन केयर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपको रिससिटेशन की बात की जा रही है जब, तो यहाँ पर प्राइमरी केयर की ही बात की जा रही है, तो वो कौन सी होगी, ऑब्जर्वेशनरी केयर। इस ऑब्जर्वेशनरी केयर में इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन में जो यहाँ पर पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपके लिए। देखिए यहाँ पर, हीट लॉस से बचाना सबसे पहली चीज़, एयरवे को मैनेज करना। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस दौरान सबसे पहले क्या चेक किया जाए, जैसे ही बच्चे होते हैं इनिशियल रिससिटेशन के स्टेप में, बच्चे को वार्म अप करने के लिए है जो कवर किया जाता है ताकि हीट लॉस ना हो सके। दूसरा होता है एयरवे को मैनेज करना। तो एयरवे को मैनेज करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। कहाँ से, पहले मुंह से, देन आफ्टर द नोज से। इसको करने से क्या होगा कि जो मुंह में थोड़ा बहुत म्यूकस या जो फ्लूइड वगैरह वो बाहर आ जाएगा, बच्चा एस्पिरेट नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है बच्चे की ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कलर, इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना। तो हीट प्रिवेंशन, एयरवे और असेसमेंट, तीनों चीज़ें एक ही स्टेप में आती हैं, वो कहलाता है रिससिटेशन और ऑब्जर्वेशनरी केयर। क्या है, ऑब्जर्वेशन केयर, जिसमें बच्चे को हीट लॉस से बचाना है। तो हीट लॉस से बचाने के लिए बच्चे को वार्मर में भी रखा जाता है, जो गीली टॉवेल है, और बच्चे को वाइप भी किया जाएगा, बच्चे को ड्राई किया जाएगा। एयरवे के लिए पहले मुंह से सक्शनिंग कर देंगे, देन आफ्टर नोज से करेंगे ताकि बच्चा एस्पिरेट ना कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मरासमस इन सीन विच। तो मरासमस है जो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस किस में हो सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में, इन्फेंसी पीरियड में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, या फिर टोडलर ग्रुप में। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। एक आता है इसका फ्लैग साइन। फ्लैग साइन किस में देखने को मिलेगा, वो होता है क्वासियोरकर में। फिर यहाँ पर है मरासमस। तो मरासमस वाले है जो केस सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलते हैं, न्यूबॉर्न में, कि इन्फेंसी में, कि स्कूल गोइंग या टोडलर में। न्यूबॉर्न मतलब जो क्या हुए हैं, जन्म से लेके यहाँ पर 30 डेज तक के बच्चे, कितना, जन्म से लेके 30 डेज के बच्चे, इनमें ना मरासमस देखने को मिलेगा ना क्वासियोरकर देखने को मिलेगा, जो न्यूनेट होंगे। इन्फेंसी होता है क्या, 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, या फिर 12 मंथ तक के बच्चे, 1 मंथ टू 12 मंथ तक के बच्चे। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आते हैं आपके 6 to 12 ईयर वाले। क्या है, 6 to 12 ईयर। इन बच्चों को आपने देखा होगा, कॉमनली ये ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, इनमें क्वासियोरकर मरासमस देखने को उतना नहीं मिलेगा। टोडलर आते हैं 2 to 3 ईयर, भी यहाँ पे कंसीडर हो जाता है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके टोडलर ग्रुप में यदि ये देखने को मिल रहा है, मतलब बच्चे क्या हैं 2 से 3 साल की उम्र के बीच में हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरासमस देखने को मिलता है किसमें, इन्फेंसी पीरियड में। किसमें, इन्फेंसी पीरियड में। देखिए यहाँ पर, यदि हम मरासमस की बात करें तो बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तब देखने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ये देखने को मिलता है बड़े शहरों में। कहाँ पर, बड़े शहरों में। क्वासियोरकर की बात करें हम तो जो टोडलर एज ग्रुप है, यहाँ पे देखिए टोडलर एज ग्रुप है, तो इनमें होने के चांसेस क्या होते हैं, क्वासियोरकर, क्या है, क्वासियोरकर इनमें होगा, और जो इन्फेंस हैं तो इनमें मरासमस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्वासियोरकर में यदि हम बात करें, जो मरासमस वाले बच्चे हैं, मरासमस 1 साल से कम उम्र के बच्चों को क्यों होगा, क्योंकि इनमें वीनिंग जल्दी स्टार्ट कर दी जाती है। क्या है, जल्दी वीनिंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब 4-5 महीने से ही खिलाना स्टार्ट करना है। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है वो 6 महीने के बाद दी जाती है। तो यहाँ पर जो सिटीज़ के बच्चे होते हैं, मदर यदि वर्किंग है तो भी जल्दी उनको वीनिंग कराने का लगेगा कि जल्दी खाएंगे पिएंगे, तो उनको ऑफिस या जो भी वर्किंग ड्यूटी में है प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बच्चे को मरासमस होने के चांसेस रहेंगे। क्वासियोरकर वाला बच्चा, क्या है, क्वासियोरकर वाले बच्चा यदि 1 से 3 साल की उम्र का है तो चांसेस ज़्यादा होंगे।
और ये देखने को मिलता है गांव के एरिया में, रूरल एरियाज़ में। अब यहाँ पर ये होगा लेट बियनिंग के कारण। लेट बियनिंग मतलब है जो बच्चे की उम्र 6-7 महीने से ज़्यादा हो गई, दूध पर है बच्चा, तो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एज याद रखना है आपको। दूसरा, मरासमस वाले बच्चे में, मरासमस समझ में ही आ रहा है, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ बच्चा होगा तो रिप्स दिखेंगी। फैटी लिवर तो दूर की बात है, ना स्वेलिंग होगी। एक चीज़ याद रखें, सिकुड़ा हुआ मतलब सूखा हुआ बच्चा मतलब मरासमस। क्वासिओरकर मतलब बच्चा क्या है, बच्चे को सूजन रहेगी, थका हुआ रहेगा, बड़ा सा पेट देखने को मिलेगा। तो ये सब साइन किस में देखने को मिलेंगे, क्वासिओरकर में। नेक्स्ट वन इज neonatal mortality rate is calculated by estimating the number newborn death within how many days। न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट को कितने दिनों के अंदर है जो कंसिडरेट करके काउंट किया जाएगा, 24 आवर, 28 डेज, 1 वीक या फिर 1 ईयर। न्यूनेट्स और न्यूबॉर्न किस में कंसीडर होते हैं, यदि जन्म से लेके 1 महीने तक का बच्चा, कितना, बर्थ टू 1 मंथ और 30 डेज का बच्चा, तो यहाँ पर वो कितना होगा, 28 डेज या फिर 4 वीक भी कह सकते हैं। यदि 4 वीक्स हो तो भी आपको मार्क करना है, यदि 1 मंथ हो तब भी आपको मार्क करना है। ये सब किस में आएंगे, न्यूनेट्स में। और जब इनकी उम्र ही कंसीडर होती है 28 दिनों की, 4 हफ्ते 1 महीने की, तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, 28 दिनों के अंदर यदि बच्चा पैदा होता है, जन्म लेने के बाद से लेकर 28 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो किस में आएंगे, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट में। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की हम बात करें तो बच्चे जब 1 साल की उम्र के अंदर किसी भी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है तो वो किस में कंसीडर होते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी में। नंबर ऑफ डेथ टू चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। सेम ईयर में 1000 जन्मे बच्चों में से 1 साल की उम्र के अंदर जो बच्चों की डेथ होती है वो कंसीडर होता है किसमें, IMR में। यदि हम बात करें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में तो यहाँ पर होता है 1 लाख। जैसे यहाँ पर 1000 लाइव बर्थ है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि कंसीव करने से लेके 42 हफ्तों तक, डिलीवरी होने के बाद लेके 42 हफ्तों के बीच में यदि माँ की डेथ हो जाती है तो वो किस में आएगा, MMR में। और यहाँ पर काउंटिंग होती है 1 लाख तक। यहाँ पर जैसे 1000 है, MMR में कितनी होगी, 1 लाख में कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है MMR का, मैटरनल डेथ का, वो रीज़न होता है क्या, हेमरेज और ब्लीडिंग। अब वो हेमरेज एंटीपार्टम हो सकता है, ड्यूरिंग द लेबर हो सकता है और आफ्टर द डिलीवरी हो सकता है, कुछ भी रीज़न यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट इज एन 18-month-old boy presented with 4 days of sudden onset severe watery diarrhea after 2 days of being non-specifically unwell. He was passing stool approximately 15 times per day. He had vomited for 1 day, but this then stopped. Vomiting उसने एक बार की, then after क्या हो गया, stop हो गई। There was no blood in the stool. He was also noted to have a dry cough and appeared to have choreal symptom. He had not had a wet nappy for 24 hours. He had stopped breastfeeding at 12 months old. On examination, he was markedly dehydrated with a temperature of 38.5 degrees centigrade and a trace fluid resuscitation. In addition to intravenous fluid or oral rehydration solution, what agent would improve his outcome? अब देखिए क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, देन आफ्टर आपको बताया जाएगा कि आप किसको मार्क करेंगे। 18 महीने का बच्चा है, क्या है, 18 महीने का बच्चा है विथ 4 days ऑफ सडन ऑनसेट। 4 दिन उसको क्या हुआ, 18 महीने का बच्चा है लेकिन उसको पिछले 4 दिनों से सडनली सीवियर वाटरी डायरिया हो रहा है, जो कि 2 दिन तक, उसके 2 दिन बाद बच्चा क्या कर रहा है, अनवेल है, जो फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूल पास किया उसने कितना, 15 टाइम पर डे। डायरिया कंसीडर होता है जब मोर देन 3 टाइम्स पर डे से ज़्यादा है जो लिक्विड फॉर्म में स्टूल पास करे, वो डायरिया में कंसीडर होता है। यहाँ तो कितना हो गया, 15 डेज, कितना, 15 बार दिन में एक बार। वॉमिटिंग भी की उसने एक बार लेकिन वो स्टॉप हो गई, स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा है यहाँ पर बच्चे को, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा खांसी टाइप से भी हो रहा है, ड्राई कफ हो रही है, कोरिएजा टाइप से सिम्टम हो रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर ही नॉट हैड अ वेट नेपी फॉर 24 आवर, 24 घंटे से नेपी है जो वेट नहीं की, गीली नहीं की, मतलब यूरिन पास नहीं करी है उसने। और जब बच्चे की उम्र 12 महीने की थी तो उसने ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टॉप कर दी थी। एग्जामिनेशन किया गया उसका तो पता चला बच्चा क्या है, डिहाइड्रेटेड है। टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड निकला है, मतलब हाई है। टैकीकार्डिया भी हुआ है बच्चे को, टैकीकार्डिया मतलब कि हाई पल्स रेट भी यहाँ पर बच्चे की हो रही है। ब्रेडी में लो होगी, टैकी में हाई होगी। अब उसको क्या है, फ्लूइड रिससिटेट करना है, फ्लूइड है जो इंट्रावीनस फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर करना है, ORS भी देना है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या दिया जाना है बच्चे को, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेकैल्सिफेरॉल, मैग्नीशियम या फिर जिंक। तो यहाँ पर जितने भी लक्षण बताए गए हैं ये सब है रोटा वायरस के, इसके रोटा वायरस के। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए ORS भी दिया जा रहा है, फ्लूइड भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिम्टम है किसके हैं, रोटा वायरस के। पूरे लक्षण यहाँ पे आपको क्या है बताए गए हैं रोटा वायरस इन्फेक्शन के। इसमें होता क्या है कि बच्चे को 10-15 बार तक बच्चा क्या करेगा, स्टूल पास करेगा, लूज मोशन होंगे उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जब यहाँ पर बात की जा रही है कि ORS भी आपने मैनेजमेंट में दिया, IV फ्लूइड भी दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर साथ में क्या और देना होगा, आपको साथ में देना होगा जिंक। क्या देना होगा, जिंक। जो पूरी डायरियल एपिसोड के कारण, जो डायरियल एपिसोड के कारण क्या होती है, जो पूरी म्यूकोसल लेयर होती है वो छिल जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी और साथ ही साथ जिंक से होता क्या है कि जो अपकमिंग जो डायरियल एपिसोड है उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। 23 to 24% तक चांसेस कम हो जाते हैं कि नियर फ्यूचर यदि बच्चा रोटा वायरस के इन्फेक्शन में आता है, उसकी चपेट में आता है, तो उसको ये सभी सिम्टम है जो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, यहाँ पर बच्चे को एडिशनल वे में जिंक दिया जाएगा, क्योंकि रोटा वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए सबको पता है वैक्सीन दी जाती है, ओरल वैक्सीन दी जाती है। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है कैसी दी जाती है, ओरल वैक्सीन दी जाती है। कितना, 5 ड्रॉप्स, क्या है 5 ड्रॉप्स यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पर जिंक देने का मतलब क्या होगा कि डायरिया के कारण होने वाली मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। क्या, डायरिया के कारण होने वाली मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना है, कम करने के लिए जिंक है जो दिया जाता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में यदि ड्यूरेशन पूछे जिंक का कि कितने दिन तक देना है, तो ये होता है 14 डेज। कितना, 14 डेज। क्लियर है? आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। पूरे लक्षण बताए गए हैं रोटा वायरस के घुमा फिरा के। देन आपने ORS भी दिया, IV भी दे दिया बच्चे को। तब बच्चे को आपको क्या देना है, अब यहाँ पे आपको बच्चे को देना है जिंक, ताकि अपकमिंग टाइम में बच्चे को डायरियल एपिसोड से प्रिवेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 21-year-old woman presented to the sexual health clinic with multiple painless lesions over her vulva and perineal area. These were skin colored, mostly smooth papules of less than 5 mm, but with a few raised cauliflower shaped clusters. What human papilloma virus type is most likely to have caused this infection? यहाँ पर 21 साल की लेडी क्लाइंट सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक पर गई है अपनी चेकअप के लिए। उसको मल्टीपल पेनलेस लीजन है वल्वा और पेरिनियल एरिया के यहाँ पर, जो कि सेम एज स्किन के कलर के हैं, बट मोस्टली 5 mm लेस देन 5 mm की रेंज के क्या है स्मूथ पैप्यूल्स भी डेवलप हुए हैं, लेकिन कुछ बढ़ के कलीफ्लावर शेप क्लस्टर जैसे हैं जो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर किस HPV वायरस के कारण हुए हैं, HPV1, HPV6, HPV16 या फिर HPV18। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ये सभी हुई है HPV6 के कारण। इसके कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 के कारण यहाँ पर जो कॉलीफ्लावर क्लस्टर शेप में कुछ पेप्यूल्स बढ़ गए हैं वो, और जो पेप्यूल्स हैं वो स्किन के ही कलर के हैं लेकिन इनकी साइज बड़ी है। तो ये सभी क्या हैं, HPV के लक्षण हैं। HPV के लिए मेन रीज़न क्या होता है, सॉरी वाइट्स के लिए जो मेन रीज़न क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस। आपको HPV वायरस पूछा जाए तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी HPV मोस्टली रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किया जाता है। अब जो यहाँ पे वायरस के लक्षण बताए गए हैं, तो इसका HPV की कौन सी क्लास का वायरस होगा,
तो होगा HPV 6 से। यहाँ पे देखिए HPV 6 और 11 है जो इटियोलॉजिकल एजेंट होते हैं जेनाइटल वार्ड्स के लिए। जो भी लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव का मतलब कि आफ्टर 18 ईयर, जितने भी साल के बाद सेक्सुअल एक्टिव होने का मतलब कि इंटरकोर्स करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर उनको बार बार रेस्पिरेटरी पैपिलोमा टाइप का भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि सेक्सुअल इन्फेक्शन की बात की जा रही है तो HPV का 6 और 11 नंबर का जो वायरस होगा वो इस जेनाइटल वार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। याद रखें इन्फेक्शन क्या हुआ है जेनाइटल वार्ड से, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है HPV 6। यदि HPV 6 की जगह 11 होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 30-year-old प्रीमी ग्रेविड क्लाइंट एडमिटेड टू द लेबर डिलीवरी recovery and postpartum unit of local hospital. The physician plans to perform a vaginal examination to determine the status of labor. How can the nurse best prepare to assist with the vaginal examination? क्वेश्चन में देखिए आपको LDRP फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना है लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टपार्टम। लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टपार्टम यूनिट किसी लोकल हॉस्पिटल में 30 साल की महिला क्लाइंट है जो प्रीमी ग्रेविड है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट क्लाइंट है, एडमिट हुई है। फिजिशियन प्लान करते हैं कि लेडी का जो पेशेंट है उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है। तो एज अ नर्स आप अपने जो फिजिशियन है, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको किस तरीके से असिस्ट करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए? बाय हैविंग स्टेराइल ग्लव्स अवेलेबल फॉर द एग्जामिनर, बाय प्लेसिंग द क्लाइंट इन द लेफ्ट साइड लाइंग पोजिशन, by instructing the client to halt breathing during the exam, by giving the client an enema before the exam। यदि आपकी क्लाइंट लेबर डिलीवरी और रिकवरी पोस्टपार्टम यूनिट में मतलब लेबर रूम में आके एडमिट हुई है किसी भी हॉस्पिटल में, तो यदि उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है, क्या है वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है, तो उसको ओनली लाइंग पोजीशन दी जाएगी या लिथोटॉमी दी जा सकती है, लेकिन साइड लाइंग नहीं देंगे आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या है हाल्ट ब्रीदिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको आपके क्लाइंट को कहना है कि सांस रोक के नहीं रखना है ना जल्दी जल्दी लेना है। यहाँ पे आप एक शांत और रिलैक्स मोड में रहिए ताकि जो एग्जामिनर है क्या करे प्रॉपर आपका चेकअप कर सके। ना ही क्लाइंट को एनीमा देना है बिफोर द एग्ज़ाम, क्या है ना क्लाइंट को एनीमा देना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनर के लिए स्टेराइल ग्लव्स अवेलेबल कराना है, क्योंकि जो वेजाइनल फ्लूइड है, जब वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो जो वेजाइनल फ्लूइड है वो आपको इन्फेक्शन का, यदि क्लाइंट का पता नहीं है कि कौन सी डिसीज़ है क्या है, तो यहाँ पर पता हो या ना हो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। क्योंकि किसी भी पर्सन में यदि जब आप उसका ब्लड म्यूकस या फिर कुछ डायरेक्ट है जो आप इस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं जहाँ से आप उसके फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर PPE किट तो होगी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ओनली वेजाइनल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है तो आपके हाथों में ग्लव्स है जो ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका कि ग्लव्स है जो अवेलेबल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द वेजाइनल एग्जामिनेशन द फिजिशियन इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज इन the latent phase of the first stage of labor. The progress note is written in the client's admission record. When the nurse reviews the client admission record, which assessment finding is the most reliable indicator that the client is in true labor phase? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद क्या है आफ्टर द वेजाइनल एग्जामिनेशन फिजिशियन इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज द इन लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज पढ़ी है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज में है आपका क्लाइंट। तो यहाँ पर आप एडमिशन रिकॉर्ड में जो प्रोग्रेस हो रही है लेबर पेन में उसको आप क्या करते हैं लिखते हैं। तो एज अ नर्स है जो आप रिव्यू करते हैं तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या होगा कि आपका पेशेंट ट्रू लेबर पेन में है। किसमें है? ट्रू लेबर पेन में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सर्विक्स क्या हो रही है डायलेट हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके सर्विक्स के डायलेट होने तक की स्टेज क्या है फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ पर लेटेंट फेज की बात की गई है, किसकी बात की गई है? लेटेंट फेज की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बताएगा कि पेशेंट
सही में ट्रू लेबर पेन में है। कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर इंक्रीजिंग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। कॉन्ट्रैक्शन रेडिएट फ्रॉम द लोअर बैक टू द लोअर एब्डोमेन। ब्लड सो इज प्रेजेंट, सर्विक्स इज डायलेटिंग। तो ट्रू लेबर पेन का फर्स्ट स्टेज में क्या सही साइन होगा? कॉन्ट्रैक्शन है, रेगुलर हो रहे हैं, एक प्रॉपर इंटेंसिटी से आ रहे हैं, बट यहाँ पर यदि सर्विक्स डायलेट नहीं होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन किसी मतलब के नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन लोअर बैक टू लोअर एब्डोमेन में जा रहे हैं, तो लोअर बैक एरिया से लेके लोअर से लेके फ्रंट साइड आएंगे और ब्लड सो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सही साइन जो बताएगा वो होगा सर्विक्स का डायलेट होना। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सबसे सही यहाँ पर एस पर ऑप्शन के सही तरीके से यदि सर्विक्स डायलेशन नहीं होता तब आप इनमें से किसी एक को मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पर जब सर्विक्स डायलेटेशन है फर्स्ट स्टेज का, तो पहला फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, सर्विक्स है जो डायलेट होगी। क्या होगी? सर्विक्स है जो डायलेट होगी। दूसरे में क्या होगा, बच्चा बाहर आता है और सर्विक्स कितनी डायलेट होती है पहली स्टेज में? 10 सेंटीमीटर। दूसरे में क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा आता है और चौथी में हम क्लाइंट को आपके ऑब्जर्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द क्लाइंट अराइव्स एट द हॉस्पिटल एंड इज एडमिटेड टू द लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टमार्टम यूनिट। नर्स ऑब्टेन्स द क्लाइंट्स हेल्थ एंड प्रेगनेंसी हिस्ट्री। एज द नर्स कलेक्ट्स द क्लाइंट्स हिस्ट्री, विच क्वेश्चन हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी? तो यहाँ पर आप बताइए कि यदि आपका क्लाइंट हॉस्पिटल में आया है, लेबर डिलीवरी रिकवरी पोस्टमार्टम रूम LDRP यूनिट में एडमिट हुआ है, तो एज अ नर्स आप उसकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे आप? यदि आपकी क्लाइंट लेबर रूम में आके एडमिट हुई है, प्रेगनेंसी हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट की जा रही है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? When did you last eat? Have you ever had an enema? When did your contraction starts? When is your baby due? सबसे कम प्रायोरिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका? ड्यू डेट तो पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है कि आपका LMP कब रहा और डिलीवरी कब होने वाली है, तो वो तो ड्यू डेट पूछेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कब से आना स्टार्ट हुए ये भी पूछेंगे, मतलब आपको दर्द कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से फील हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। आपने लास्ट टाइम कब खाया था? खाने के लिए इसलिए पूछा जा रहा है कि इनकेस क्लाइंट को एडमिट किया जाता है और एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाना होता है तो जनरली नील पर ओरल रखा जाता है, तो इसलिए आप खाने के लिए भी पूछेंगे कि आपने लास्ट टाइम कब खाया था। यहाँ पर लेकिन हैव यू एवर हैड एन एनीमा, ये आपका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन होगा। क्या होगा? सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन जा रहा है, क्योंकि मल्टीग्रेविडा में क्या होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर यदि सर्विक्स डायलेट हो गई तो क्योंकि प्रीवियस प्रेगनेंसी और प्रीवियस डिलीवरी के कारण उनकी जो मसल्स है एज कम्पेयर टू प्रीमी के क्या है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, बट प्रीमी ग्रेविडा में ऐसा नहीं है। तो जब 5 से 6 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगी उस दौरान एपिड्यूरल है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड नर्स परफॉर्म अ वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट। नर्स डिटरमाइन दैट the labor is progressing and the cervix is dilated 6 centimeter. When assessing the frequency and duration of the client's contraction during this phase of labor, nurse expect to find that the contraction are occurring every 3 to 5 minutes, lasting up to how many second? क्वेश्चन देखें कि एक रजिस्टर्ड नर्स है, वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही है, तो प्रोग्रेस में है लेबर, सर्विक्स कितनी डायलेट हो गई है? 6 सेंटीमीटर। कितनी डायलेट है सर्विक्स यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर है। जब वो फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन है जो असिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि कॉन्ट्रैक्शन 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं तो ये कितने सेकेंड्स तक चलेंगे? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 90 सेकेंड तक। तो यहाँ पर जनरली जब कॉन्ट्रैक्शन 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं, 3 से 5 मिनट में आ रहा है, मतलब किस फेज में है क्लाइंट आपकी? एक्टिव फेज में। किसमें? एक्टिव फेज में। लेटेंट फेज हमने पढ़ ली है, लेटेंट के बाद की होती है एक्टिव और लास्ट में आती है ट्रांजिशनल। तो ये 3 से 5 मिनट में आ रहा है, मतलब क्या है? ये आ रहे हैं आपके कितने सेकेंड्स के लिए? लास्टिंग अप टू हाउ मैनी सेकेंड? दैट इज फॉर 60 सेकेंड। 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं, मतलब ये क्या है यहाँ पर?
एक्टिव फेज है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये क्या है यहाँ पर एक्टिव फेज है लेबर की। कौन सी फेज है? एक्टिव फेज है। तो यहाँ पर एक्टिव फेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की क्या है? एक्टिव फेज है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की एक्टिव फेज में कॉन्ट्रैक्शन कितने होंगे? 3 से 5 मिनट में आते हैं, तो ये 60 सेकेंड्स तक के लिए हो सकते हैं। लेकिन जब यही कॉन्ट्रैक्शन क्या है, यही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं आपके, कितने आते हैं? यही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं किसमें? आपकी लेटेंट फेज में। किसमें आएंगे? लेटेंट फेज में। तो ये होते हैं जनरली आपके कितने? 30 सेकेंड के। ये लेटेंट में आएंगे तो 30 सेकेंड्स के होंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेट आएंगे। लेटेंट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्लोली आते हैं। क्या होंगे? स्लोली आते हैं और ये कम टाइम के लिए होते हैं। तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा? ये होंगे आपके लेटेंट के 30 सेकेंड में, और एक्टिव में कितना? 60 में। और यदि ट्रांजिशनल की बात करी जाए, किसकी बात करें हम? ट्रांजिशनल की, तो ये जनरली जाते हैं 90 सेकेंड तक। मतलब कंटिन्यू लगेगा कि अब तो बच्चा बाहर आने ही वाला है, बच्चा बाहर आने ही वाला है। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल में लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेंगे, लेटेंट में 30 में रहेंगे। पहले 30, 60, 90 ऐसे याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 30, 60, 90। नेक्स्ट वन इज labor has progressed and the client enters the transitional phase of the first stage of labor. Which assessment finding can the nurse expect to observe during this phase? तो यहाँ पर लेबर प्रोग्रेस में है, क्लाइंट है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ट्रांजिशनल फेज में, मतलब लास्ट फेज में फर्स्ट स्टेज की। तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि ये फेज है जो ख़त्म होने को है? सर्विक्स डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर, क्राउनिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, इंक्रीज ब्लड सो, कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग अप टू 60 सेकेंड। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं? 90 सेकेंड के। तो लास्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। फिर ब्लड शो देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिशनल फेज में जो सर्विक्स 7 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, तो ब्लड शो बहुत ज़्यादा होगा। क्राउनिंग प्रेजेंटिंग पार्ट होती है सेकेंड में, तो ये नहीं होगा। सर्विक्स डायलेट इसी स्टेज में होगी, लेकिन यहाँ पर बेस्ट फाइंडिंग क्या होगी इस फेज को ऑब्जर्व करने की? ब्लडी शो है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या है? गस्ट ऑफ वेजाइन, ब्लड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सर्वाइकल कैप लग जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, तो वही कैप ओपन हो जाता है इस दौरान। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? इंक्रीज ब्लडी शो। नेक्स्ट वन, Which nursing action is best for meeting the client's need during the transitional phase? तो यहाँ पर एज अ नर्स सबसे बेस्ट एक्शन आपका क्या होगा ट्रांजिशनल फेज में? इनकरेजिंग द क्लाइंट टू एमुलेट, प्राइजिंग द क्लाइंट फ्रिक्वेंटली, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू पुश विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन, मसाजिंग द क्लाइंट बैक बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। मरीज आपका, पेशेंट आपका ट्रांजिशनल फेज में, मतलब लास्ट फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सर्विक्स फुली डायलेट होने वाली है इस फेज में आपकी। तो यहाँ पर क्लाइंट को एमुलेट करने को कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्लाइंट को पुश करने के लिए कहेंगे हर एक, उसके बाद तो ये भी नहीं आपको करना है। मसाज करना है क्लाइंट्स के बैक में, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे तो करना है। यहाँ पे फंडल मसाज की जाएगी, बैक मसाज क्यों करेंगे? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है, सी है और ए है, तीनों नहीं होंगे। आपका आंसर होगा क्या? प्राइजिंग द क्लाइंट्स फ्रिक्वेंटली। आपको अपने क्लाइंट को क्या करना है? एक तरीके से उसको मेंटली सपोर्ट करना है, उसको बार बार कहना है कि यस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और पुश कीजिए। लेकिन क्लाइंट को आप यहाँ पर हर एक कॉन्ट्रैक्शन में पुश करने को एडवाइस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इस दौरान यदि इस दौरान क्लाइंट ने अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की विल पावर खो दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट को क्या करना है? बस थोड़ा सा और करके कर देना है। नेक्स्ट वन, टू करेक्टली असेस द ड्यूरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन, नर्स काउंट द टाइम बिटवीन विच इंटरवल। तो यहाँ पर यदि आप कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? एक प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप कौन सा टाइम है जो चेक करेंगे? द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द वन एंड एंड ऑफ द नेक्स्ट, या फिर बिगिनिंग ऑफ द वन और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। ऑप्शन देखिए कितना कंफ्यूजिंग है आपको। पहले में क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है
दूसरा सेम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एंड होता है। फिर दूसरे में है कि पहला एंड होता है और दूसरा शुरू होता है, फिर है पहला स्टार्ट होता है और नेक्स्ट है जो एंड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही तरीके से आप कैसे असेस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सही से आ रहे हैं या नहीं, तो ड्यूरेशन आप है जो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एंड द एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन, वही एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और वही कितने टाइम के बाद एंड हो गया, वो ड्यूरेशन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन एंड द एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन। उससे आप पता कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन में 30 सेकेंड रहा है, 60 सेकेंड रहा है, 90 सेकेंड रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच मैथड रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक टू यूज़ व्हेन असेसिंग द क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सी मेथड है जो सबसे एक एक्यूरेट टेक्निक बताती है कि क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं। प्लेस द हैंड ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस विच इज लोकेटेड जस्ट अबव द अम्बिलिकस। Place the hand over the inferior portion of the uterus which is located just above the umbilicus. Place the hand over the fundus of the uterus which is located midway between the umbilicus and the symphysis pubis. या फिर place the hand over the inferior portion of the uterus which is located midway between the umbilicus and symphysis pubis. तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन कब असेस किए जाएंगे, जब आपकी लेडी फुली टर्म होगी या 37 हफ्ते 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगी। तो इस दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन पता नहीं चलेंगे। तो अब आपका ऑप्शन सी और डी तो गया, सी और डी गया। अब आपका बचता है बी, प्लेस द हैंड ओवर द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर भी फील नहीं होंगे जस्ट अबव द अम्बिलिकस, बट यहाँ पर प्लेस द हैंड ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस, जो कि अम्बिलिकस के ऊपर है जो रहेगा, अम्बिलिकस के ऊपर है जो इस दौरान आपको क्या है जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन चेक कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस द हैंड ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस विच इज लोकेटेड जस्ट अबव द अम्बिलिकस। एक सबसे अच्छी टेक्निक है क्योंकि सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का पता नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्शन चेक कब किए जाएंगे, जब लेडी का जो फुल टर्म हो जाएगा या लेबर पेन आ रहे होंगे उस दौरान। नेक्स्ट वन, Client tells the nurse, I think my membrane have ruptured. The nurse performs a nitrogen test and confirms that the membrane have ruptured. Which test result indicate that the membrane have ruptured? यहाँ पर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इस टेस्ट का नाम है क्या, नाइट्रोजन टेस्ट। एक क्लाइंट आपकी कहती है आके कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, उसको लग रहा है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। तो यहाँ पर उसको कंफर्म करने के लिए कि रियल में मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन टेस्ट किया गया। अब इस टेस्ट की वैल्यू क्या बताएगी कि पता चलेगा कि यस रियल में मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, कि ये यूरिन लीक हो रहा है, कि ये वेजाइनल फ्लूइड है क्या है, कि एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहाँ पर इन सबको चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है नाइट्रोजन टेस्ट। ऑप्शन में है यहाँ पर टेस्ट स्ट्रिप्टन्स ब्लू, टेस्ट स्ट्रिप्टन्स येलो, टेस्ट स्ट्रिप्टन्स रेड या टेस्ट स्ट्रिप्टन्स ग्रीन। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो नाइट्रोजन टेस्ट है ये जो वेजाइनल एरिया का जो स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करके किया जाएगा। यदि इनकेस मेम्ब्रेन रप्चर हुई होगी तो टेस्ट करते हैं नाइट्रोजन टेस्ट एक स्ट्रिप के ऊपर, तो यहाँ पर स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि वेजाइनल यदि वेजाइना के यहाँ का जो भी मटेरियल है, जो भी म्यूकस है, जो भी चीज़ें हैं तो कैसी होती हैं, एसिडिक होंगी। कैसी होंगी, एसिडिक वे में होंगी। तो यहाँ पर ब्लू नहीं होंगी। यदि एल्कलाइन नेचर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, तो ये स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। और यहाँ पर यदि फॉल्स रिजल्ट आता है तो जनरली यहाँ पर येलो हो सकती है या ग्रीन हो सकती है। तो ये जनरली फॉल्स आता है, मतलब यूरिन होगा, ब्लड होगा, सीमेन होगा, या कुछ ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन होगा, या कुछ और अदर प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा होगा तो ये जो स्ट्रिप है कैसी होगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। इसको कहते हैं नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। इससे पता चलता है कि ये
ये जनरली यूज़ किया जाता है यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली हो। क्या है? प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली हो तो उस दौरान चेक किया जाता है कि रियल में फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। यहाँ पर यदि नाइट्रोजन टेस्ट आपको स्ट्रिप पूछें तो ब्लू कलर बताना है कि एमनियोटिक फ्लूइड है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर रहेगा। और यदि वेजाइनल फ्लूइड होगा, सीमेन वगैरह होगा तो यहाँ पे स्ट्रिप कैसी हो जाएगी? येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से 2-4 क्वेश्चन आपको अलग होंगे। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है? ऑप्शन में है आपका क्या? लीवर, बाइल डक्ट्स, रेक्टम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है तो इसके जो ऑर्गन स्टार्ट होते हैं मुंह से लेकर रेक्टल एरिया तक जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होगा? लीवर, बाइल डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे थोरेसिक जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होते हैं आपके? लंग्स, हार्ट कवर हो जाएंगे। एब्डोमिनल एरिया में आपका लीवर आ जाएगा, डक्ट, बाइल डक्ट्स हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएंगी, पेंक्रियाज हो जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर रेक्टम एरिया है जो कहाँ पे होता है? पेल्विक कैविटी में। याद रखें यहाँ पर रेक्टम एरिया है कहाँ पे होता है? पेल्विक कैविटी में। किस में रहेगा? पेल्विक कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर रेक्टम है जनरली पेल्विक कैविटी में होता है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी वेंट्रल कैविटी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो सबसे लार्ज पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। तो यहाँ पर आपका ईसोफेगस, माउथ, ईसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब थोरेसिक कैविटी से होते हुए गुजरेंगी। लेकिन स्टमक, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब किस में रहेंगी? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जो नहीं रहेगा तो क्या होगा? रेक्टम। क्या है? रेक्टम। ये रहता है पेल्विक कैविटी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, anatomical terms which is used for the part of the body being described nearer front of the body is। तो यहाँ पर एक एनाटॉमिकल टर्म आपको बताना है जिसमें हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट का सबसे नियर बॉडी पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल एरिया, एंटीरियर, पोस्टीरियर या फिर इन्फीरियर। ये हमने बॉडी के प्लेन पढ़े हैं, ट्रांसवर्स, कोरोनल प्लेन। लेकिन यहाँ पे कहा है कि कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? नियरर फ्रंट ऑफ द बॉडी। फ्रंट ऑफ द बॉडी के आगे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है हमारा एंटीरियर पार्ट। कौन सा? एंटीरियर पार्ट। यहाँ पे देखिए, आपको ये देख के कुछ इमेज याद आई हो, आई होप सो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे तो आपका क्या होगा? एंटीरियर प्लेन। ये देखिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। जो हमारी बॉडी के सामने का हिस्सा है वो फ्रंटल प्लेन में कंसीडर किया जाता है। मीडियल सैजाइटल मतलब पूरा मिड। क्या है? पूरा मिड। अब यहाँ पर क्या है? पोस्टीरियर प्लेन है, एंटीरियर प्लेन है, ट्रांसवर्स मतलब लोअर पार्ट और अपर पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे जो पार्ट हैं उनको हम प्रॉपर एज अ डेफिनेशन फॉर्म में समझेंगे। एंटीरियर मतलब फ्रंट का, सामने का हिस्सा, हमारी बॉडी का जो फ्रंट है वो हो जाएगा। जैसे हमारे टोज आर एंटीरियर टू द फुट। क्या है? टोज हो गए हमारे एंटीरियर टू द फुट। ब्रेस्ट, चेस्ट, ये सब क्या है? एंटीरियर हैं। पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल, दैट मीन्स बैक साइड ऑफ द बॉडी। क्या है? बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए द पोप्लिटियस इज पोस्टीरियर टू द पटेला। तो पटेला बोन है, इसके पीछे क्या है? पोप्लेटियस। फिर सुपीरियर मतलब ऊपर का हिस्सा मतलब हेड। क्या है? हेड। और क्रेनियल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? डिस्क्राइब अ पोजीशन अबव और हायर देन अनदर बॉडी पार्ट्स। हायर देन अनदर बॉडी पार्ट्स। एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बैक और डॉर्सल साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब लोअर एरिया। क्या है? लोअर एरिया। लोएस्ट पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉलम का कोकैक्स। जैसे क्या हो गया? कोकैक्स हो गया। फिर है आपका लेटरल। लेटरल क्या है? साइड। डिस्क्राइब द साइड और डायरेक्शन टुवर्ड द साइड ऑफ द बॉडी। साइड का एरिया जैसे हमारी थंब हो गया। क्या है? थंब हो गया, ए हो जाएगा, या
जो स्मॉल फिंगर है वो आपकी हो जाएगी। मीडियल मतलब बीच का हिस्सा, जैसे हेलक्स इज द मीडियल टो, जैसे हमारी 5 फिंगर होती हैं या फिर पैरों में 5 फिंगर है, टो है, तो यहाँ पर जो मीडियल टो है वो क्या हो जाएगा, मीडियल बीच वाला हिस्सा। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि ट्रंक से बाहर की तरफ, क्या है, ट्रंक से बाहर की तरफ, मतलब आम है जो हमारी, या फिर आप अपने हाथ को कह सकते हैं कि हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जो एरिया जा रहा है सेंट्रल टू आउटर वर्ड, वो प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है ट्रंक ऑफ द बॉडी, जो सबसे ऊपर का हिस्सा से नीचे की तरफ आएगा, मतलब हेड टू टो जाएगा, वो हो जाएगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है कि जो पोजीशन किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो पोजीशन है यहाँ पर क्या होगी आपकी, सुपरफिशियल, सबसे बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये प्लेन पूछे जाते हैं, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। ट्रांसवर्स मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड, मीडियल मतलब बीच से जो 2 हिस्से अलग अलग हमारी बॉडी के होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब फ्रंट और पोस्टीरियर मतलब बैक, लेटरल और मीडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर ऑर्डर ऑफ बॉडी कैविटीज आर। तो यहाँ पर आपको बॉडी की कैविटीज बतानी है सुपीरियर से इंफीरियर साइड। अभी हमने जस्ट पढ़ा सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, इंफीरियर मतलब सबसे लोअर साइड। तो यहाँ पर सुपीरियर टू इंफीरियर में बॉडी की कैविटीज कौन सी होंगी, क्रेनियल, एब्डोमिनल, थोरेसिक और पेल्विक। नेक्स्ट में क्रेनियल, एब्डोमिनल, पेल्विक, थोरेसिक, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक, या क्रेनियल, थोरेसिक, पेल्विक, एब्डोमिनल। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, क्या है, हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, सुपीरियर मतलब हेड की बात हो रही, हेड मतलब क्या है, क्रेनियम, तो क्या हो जाएगी, क्रेनियल। हेड के बाद क्या आता है हमारा, चेस्ट, चेस्ट वाला एरिया कहलाता है थोरेसिक कैविटी, जहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट सेव होते हैं। फिर आपकी थोरेसिक के बाद क्या आता है, एब्डोमिनल एरिया, जहाँ पर हमारे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब रहेंगे। फिर आता है पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया जहाँ पर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है जो क्या रहेंगे, सेफ रहते हैं। तो यहाँ पर सुपीरियर टू इन्फीरियर क्या हो जाएगा हमारा, क्रेनियम, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। ये देखिए यहाँ पर क्रेनियल कैविटी मतलब हेड, थोरेसिक मतलब चेस्ट वाला एरिया, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। तो हमारे शरीर की कैविटीज जनरली दो पार्ट में बटी हुई हैं, डॉर्सल मतलब बैक साइड की, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड की। डॉर्सल मतलब बैक साइड में हमारा क्या आता है, क्रेनियल कैविटी, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड हो गई। वेंट्रल कैविटी मतलब फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट वाले हिस्से में हमारी क्या होती है, थोरेसिक होगी, एब्डोमिनोपेल्विक होगी, प्लूरल। तो थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल मतलब लंग्स की बात की जा रही है। मीडियास्टेनम मतलब ट्रैकिया, ईसोफेगस आ जाएगा। मीडियास्टेनम में ही आपका ट्रैकिया, ईसोफेगस और पेरिकार्डियल में हार्ट, ग्रेट वेसल्स होंगी। अब एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे और पेल्विक ऑर्गन दोनों होंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें बॉडी कैविटीज़ की, तो सुपीरियर टू लोअर या इन्फीरियर बात करें तो हेड, चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विक। तो यहाँ से आपको क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक बताना है। यदि 2 बड़ी कैविटीज़ को डिवाइड कैसे किया गया, तो फ्रंट साइड का हिस्सा और बैक साइड का। तो फ्रंट साइड में आपकी आएंगी कौन कौन सी, थोरेसिक हो जाएगी आपकी, पूरा फ्रंट वाला हिस्सा है क्योंकि ये, एब्डोमिनल हो जाएगी, पेल्विक हो जाएगी। अब जो हेड वाला है सुपीरियर हिस्सा है, तो वहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल कैविटी इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम, डायफ्राम है जो एक ऐसी मसल है जो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करने का काम करती है, अलग रखने का काम करती है। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन के दौरान क्या है, सांस खींचते हैं आप, उस दौरान डायफ्राम के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्सेस टू बिकम डोम शेप्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, एक्सपेंड या फिर सोस नो चेंज। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जब आप सांस इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, उस दौरान डायफ्राम का क्या होगा। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, और आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके
प्रॉब्लम्स हैं आप वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।